फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2022 के तीसरे पेपर को, जो कि विज्ञान का होता है। ये परीक्षाओं के लिए आपका प्रश्न पत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देख लेते तो निश्चित रूप से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा में आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तक अदर क्लासेस अटेंड नहीं किए तो सभी की प्लेलिस्ट हमने आपको बनाकर दे दी। इसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके 2016 से 2023 तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए, तो तुरंत जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसके साथ ही हम रोज डेली एक मॉडल पेपर भी आपको दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज डेली एक मॉडल पेपर आपके लिए आ रहा है, तो कृपया करके जल्दी से जाइए चैनल पर, मॉडल पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको लगातार उपलब्ध करा रहे हैं, डेली मॉडल पेपर आपके लिए आ रहा है दोपहर के समय, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसका भी मैंने आपको बताया जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। अब आपके लघुत्तरी प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसकी सीरीज चल रही है। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। इससे पहले के 2021 के 20 के 19 18 17 16 तक सारे पेपर हम आपको करवा दिए गए इसी चैनल पर, तो जाकर आप देख लीजिए। ये आज आपका 2022 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार आपसे पूछे गए, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज गतिज ऊर्जा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड इज स्थितिज ऊर्जा, जिससे आप इंग्लिश में बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार से होती है। तो इसके बारे में आगे बताया कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही आप यांत्रिक ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ऊर्जाएं मिलकर, दोनों ऊर्जाएं जो हैं ये आपस में मिलकर इनका संयोजन ही आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कहीं जाइएगा नहीं, जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लगातार परीक्षाओं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस लगा दे रहे हैं, तार दे रहे हैं, तो परीक्षाओं के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सौरमंडल। सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम आपको बताना है, ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इनके नाम यहाँ पर आपको याद रख लेना है, क्रम से याद नाम रखना है यहाँ पर। तो पहला आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस को ही आप बोल देते हैं अरुण, ठीक है, अरुण, इस तरह से लिख सकते हैं अरुण। और नेपच्यून को आप बोल देते हैं वरुण, ठीक है। नेपच्यून को आप क्या बोल देते हैं वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह ही माने गए। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि अदर भाई बहनों का भी भला हो सके। बाकी हम यहाँ पर बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज भी पता होना चाहिए, और प्रोटॉन की खोज भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो उसकी खोज भी हम यहाँ पर बता ही देंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कण विकिरण की बमबारी कर दी थी, और अल्फा कणों के इस विकिरण ने बेरिलियम परमाणु से न्यूट्रॉन को बाहर निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को याद रखने की यहाँ पर एक ट्रिक होती है, जिसको हम बोल देते हैं ईंट पर नाच, ठीक है। इस तरह से बोल देते हैं आप, ईंट पर और नाच, ईंट पर नाच। इस वाले ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इस वाले पा का मतलब है प्रोटॉन, इस वाले ना का मतलब है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके साथ में जो दूसरा लेटर लगा हुआ है, दूसरा अक्षर लगा हुआ है, ठीक है, सभी के साथ में दूसरे वाला अक्षर, ये इनके खोजकर्ताओं के नाम है, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टा से क्या हो जाएगा थॉमसन, ठीक है, टा से क्या हो जाएगा थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, फुल नाम होता है इनका जे थॉमसन। ये एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इस तरह से प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की खोज,
ठीक है। तो रा से हो जाएगा आपका रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज आप बता देंगे किसने की थी, अगर आपसे प्रोटॉन की खोज पूछी जाए तो रदरफोर्ड ने। बाकी न्यूट्रॉन की खोज मैंने यहाँ पर आपको बता दी, आप इसे देख लीजिएगा। ये तीनों प्रश्नों में से कोई सा प्रश्न परीक्षाओं में आ सकता है। ये ना कहिए कि बस केवल यही वाला प्रश्न देना सर जी, न्यूट्रॉन की खोज वाला ही देना, न्यूट्रॉन की खोज वाला ही देना, ऐसा नहीं। आप तीनों को याद करके जाएगा, परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉडल पे यहाँ पर प्रश्न पत्र कराना है हम आपको सॉल्व, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली उसी में से क्वेश्चन आएगा। जो अलग से चीजें यहाँ पर बताना है आपको उन्हें भी देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया अदर सारी बहुत सारी क्लासेस हम आपको ऑलरेडी सॉल्व कराकर दे चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराकर दे चुके हैं। तो जाकर देख लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं किए प्रीवियस क्लासेस को, वो चैनल पर विजिट कीजिएगा। केवल इस क्लास को ही छोड़कर फिर आगे भाग नहीं जाइएगा। अगर आप निश्चित रूप से सारी क्लासेस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जितने भी PYQ सीरीज हमने आपको दी है, ठीक है, पिछली जितने भी प्रश्न पत्र दिए सॉल्व किए हुए 2016, 17, 18 के सभी को एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं परीक्षा में। फिर आप कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं था ये वाला, ठीक है, पढ़ लेते तो मजा आ जाता। फिलहाल जीवाणु से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम यहाँ पर बताना है, ठीक है। जीवाणु मतलब बैक्टीरियल डिसीज के नाम यहाँ पर आपको लिखते हैं, जो बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक। तो जीवाणु से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम आप ले सकते हैं, हैजा और म्यादी बुखार, ठीक है। जीवाणु यहाँ पर वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, और ये क्या होता है, ये यहाँ पर अकेंद्रीय, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कोशिकीय सरल जीव हैं और प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि सभी जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, वनस्पति कोशिका, ठीक है, और प्राणी कोशिका में, ठीक है, क्या बताना है आपको, कोई 2 अंतर लिख देना है, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिका, ये हो गई आपकी जंतु कोशिका, और ये हो गया आपका पादप कोशिका। इन दोनों में कोई डिफरेंस, चलिए फटाफट लिख देते हैं। इसमें आगे बताया गया कि वनस्पति कोशिका यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 अंतर निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले इनमें कोशिका भित्ति का अंतर पाया जाता है। तो जो यहाँ पर वनस्पति कोशिका यानी कि पादप कोशिका होती है, इसमें एक कठोर और निश्चित आकार वाली कोशिका भित्ति होती है, और जो सेल्यूलोज से बनी होती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक मेन आप अंतर लिख सकते हैं कि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा केवल एक पतली और लचीली कोशिका कला होती है, किसमें होती है, प्राणी कोशिका में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरा आप अंतर लिख सकते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण और अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप 2 अंतर आसानी से लिख सकते हैं कोशिका भित्ति और प्लास्टिड के संबंधित। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है समस्थानिक किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। इसमें बताया गया कि समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या एक समान रहती है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है, एक समान रहती है, ठीक। इसके अलावा लेकिन जो द्रव्यमान संख्या रहती है वह भिन्न भिन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समस्थानिकों में जो प्रोटॉन की संख्या है वो एक समान रहेगी, और लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बदल जाती है। प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी, न्यूट्रॉन की संख्या उसमें चेंज हो जाएगी, जिसकी हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। हाइड्रोजन का जो यहाँ पर प्रोटियम होता है, ठीक है, इसका समस्थानिक, और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इसमें पहले हम देख सकते होंगे 1H1 एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर बताया गया, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बताई गई। आप देख सकते होंगे 1H1 में प्रोटॉन की संख्या बताई गई है 1, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें बताई गई है 0, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर आपस में द्रव्यमान संख्या आपकी बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, केवल एक ही होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर समस्थानिक दिया हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है, कौन सा, ड्यूटेरियम, ठीक है, दूसरा समस्थानिक दिया हुआ है ड्यूटेरियम। इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन भी एक है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपका द्रव्यमान संख्या बना देते हैं, तो जो हो जाती है आपकी 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है समस्थानिकों में उनका जो यहाँ पर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है वो एक बराबर रहती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या सभी में एक बराबर रहेगी, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो बदलती रहती है।
क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा होती है, जिसके आधार पर ही उनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन उनमें प्रोटॉन की संख्या एक समान रहती है, जिसकी कार्बन के समस्थानिकों के बारे में भी यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में समझाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। बाकी जो अति लघु उत्तर प्रश्न थे वो इस क्लास में आपने देख लीजिए। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अभी तक अटेंड नहीं किया तो चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट को देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको लगातार दे दी गई है। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।